हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए जो हम लोग क्वेश्चंस बैंक लगा रहे हैं दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस बैंक लगा लिया। आज जो करने वाले हैं वो 6ठा क्रम का है। आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नॉर्मल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का है सेट नंबर 6, यह पूछा गया है 2/4/2024 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए इस सेट को लगाते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम सेट नंबर 6 जो लिया गया है कब 2/4/2024 फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें पहला पार्ट आता है हम लोग का जनरल हिंदी का। देखते हैं जनरल हिंदी में क्या क्वेश्चंस आए थे। देखिए क्वेश्चंस थे आपके जनरल हिंदी में। देखिए पार्ट 1 जनरल हिंदी कह रहा है कि अंतःपुर का संधि विच्छेद बताना। अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अंतःपुर का संधि विच्छेद होना चाहिए दोस्तों, ये तो होगा नहीं। अन जोड़ त जोड़ पुर, ये तो कंफर्म है, गलती है। यहाँ पे अंतःपु जोड़ र, ये भी पूरा गलत है। अंत नहीं, अंत जोड़ पुर नहीं, अंतः जोड़ पुर होना चाहिए। आंसर हम लोग का सी करेक्ट होगा। अनायास में कौन सा समास है? अनायास में कौन सा समास है? अनायास में समास आप बता देंगे तत्पुरुष समास है। कौन है? तत्पुरुष समास। आंसर डी बताएंगे। अनायास शब्द में जो है नज तत्पुरुष समास है, इसका सामासिक विग्रह न आयास होता है। आगे कह रहा है कि सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष में बताएंगे कौन सा समास है? तो सुपुरुष में आप बता देंगे कर्मधारय समास है। आंसर सी बताएंगे। कौन सा है? कर्मधारय समास है। देखिए यहाँ पे हम लोग का गद्यांश दिया है, ये पहले देखते हैं क्वेश्चन कैसा है, गद्यांश वाला की गद्यांश से अलग है। कह रहा है क्या संहार का अर्थ क्या होता है? चलिए, तो ये हमें संहार का अर्थ बताना है दोस्तों। तो आपको पता होगा संहार कौन किए थे? तो राम किए थे। कौन? तो ऋषि मुनियों को जो है तंग करने वाले राक्षसों का संहार करे थे, है ना। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बार मैंने इसे पढ़ाया है। तो संहार का मतलब है संसार नहीं, भलाई नहीं, दया नहीं, बल्कि उसका नाश करना, खत्म करना। तो आंसर हम लोग का बी करेक्ट बनेगा। देखिए अनुल, अनुल का मतलब क्या होता है बताना है। अनुल मतलब होता है दोस्तों, को बता दे, ये होता है रद्द करना, है ना। आंसर क्या बता देंगे? रद्द कर देना। देखिए आगे कह रहा है क्या एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन मतलब आप बता दोगे विनियोजित, है ना। क्या होता है? विनियोजित। आंसर यहाँ पे ये बनेगा। बताइए सपेरा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पीछे लगता है और उपसर्ग आगे लगता है, तो हमें प्रत्यय बताना है पीछे वाला। बताइए कौन सा है इसमें? तो सपेरा में बोलेंगे सप जोर एरा, सपेरा, तो वो कौन सा आएगा? एरा। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। डी बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, ये हमें ढूंढना है, सही क्रम को ढूंढना है। तो आइए देख लेते हैं कौन है। सुंदर सुंदरतर, सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, ये एकदम बिल्कुल आपका करेक्ट है, पहला ही। सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, गुड बेटर बेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। आगे है क्या कि पट्टी पढ़ाना, जिसको हम लोग सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी में वैसा दिया है। पट्टी पढ़ाना मुहावरे का अर्थ बताइएगा क्या हो? पट्टी पढ़ाने मुहावरे का अर्थ होता है किताब पढ़ाना, याद करवाना, मेहनत कराना, या फिर बुरी राय देना। तो आंसर बताएंगे पट्टी पढ़ाना मतलब बुरी राय देना। आंसर सी करेक्ट बताइएगा। इनमें से कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध, मतलब कौन सा गलत है? आइए देख लेते हैं कौन गलत है। इस पुस्तक के दाम अधिक है, इस पुस्तक के दाम क्या है? तो अधिक है। यहीं पे गलत हो गया, क्या होना चाहिए? इस पुस्तक का दाम अधिक है ना। तो यहाँ पे के जो है ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। इस पुस्तक का दाम ऐसे होना चाहिए था, का दाम अधिक है ना, के नहीं बल्कि का होना चाहिए था। तो यही हम लोग का आंसर मिल गया, पहला ही गलत आ गया। राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, ये जो बहुत सुंदर जो वर्ड दिया गया है ये काले यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लाल वर्ड में है, ठीक है। तो ये कौन सा पदबंध है? बहुत सुंदर, बताइएगा। संज्ञा तो होगा नहीं, संज्ञा तो नाम को बताता है। सर्वनाम होगा नहीं, संज्ञा के बदले में आता है। तो बच क्या गया? एक क्रिया विशेषण, एक विशेषण, इसी दोनों में से कोई होगा, बताइए कौन होगा? तो आप बता दें क्रिया विशेषण होगा नहीं, ये हो जाएगा विशेषण, क्योंकि ये गुड़िया की विशेषता बता रहा है, कैसी है? तो सुंदर है। आंसर सब लोग का सी करेक्ट बता दीजिएगा। भाववाच्य का उदाहरण बताना है आपको कि भाववाच्य का उदाहरण कौन है, बताइए कौन है भाववाच्य का उदाहरण? तो आप आंसर बताएंगे राम खेलता है, नहीं, बिल्कुल इसमें नहीं है।
वह राजू सो गया नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, बच्चा से उठा नहीं जाता। यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा भावात्मक। इसमें करेक्ट आंसर सी बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि राहुल ने मेहनत की होती तो अवश्य अच्छा परिणाम मिलता। वाक्य का प्रकार बताना है। ये कैसा वाक्य है बताएंगे। संकेत है, इच्छा है, संदेह है या विस्मय आदि बोधक। विस्मय विस्मयवाचक है, तो आंसर बताएंगे ये संकेतवाचक है। कैसा है? संकेत है कि यदि राहुल ने मेहनत किया होता तो वो अवश्य ही उसका परिणाम जो होता है अच्छा होता है। शब्द और अर्थ के बीच में संबंध जो शब्द के लिए प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं शब्द शक्ति कहते हैं। आंसर सी कर बताएंगे, शब्द शक्ति कहते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से व्यंजना शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। व्यंजना शब्द के मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को पीछे छोड़ देता है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है व्यंजना शब्द शक्ति से उत्पन्न अर्थ को व्यंग्यार्थ कहते हैं, ये भी सत्य है। व्यंजना शब्द शक्ति केवल शब्दों पर ही आधारित रहती है, बिल्कुल गलत। ये नहीं, बिल्कुल गलत है आपका। व्यंग्यार्थ को ध्यानार्थ भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, यानी आंसर हम लोग का सी करेक्ट बना। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मनी वाले कवियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। में अलंकार आपको बताना है कि कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो देखिए इसमें अलंकार का प्रयोग आप बता देंगे कि ये जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है कि ये बढ़ा चढ़ाकर बातें कहा गया है कि कवियों का मुख कैसे भरा हुआ है, हीरो से भरा हुआ है, ये पॉसिबल है नहीं, तो ये बढ़ा चढ़ाकर बात बोला गया है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो आप आंसर बता देंगे, 3 होते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। रूपक का उदाहरण हमें बताना है। रूपक अलंकार का कौन उदाहरण है? देखिए तो देखते हैं हम लोग कौन सा इसमें रूपक अलंकार का उदाहरण है। रूपक अलंकार का उदाहरण यहाँ पे देखेंगे, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। इसमें कौन सा अलंकार है? तो आप देख रहे हैं च च रिपीटेड आ रहा है, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। आगे देखेंगे तो कह रहा है इसमें, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। आगे है, को कोटि ये ब्रज भानुषी वे हौलदार के वीर, ये तो विरोधाभास है। मन सागर मनसा लहरी बुरे बहे अनेक। देखिए यहाँ पे रूपक अलंकार आपका आ गया है ना। इसमें आपका रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। राइट आंसर हम लोग का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए रूपक अलंकार फिर हमें ढूंढना है, तो आइए देखते हैं कौन सा है इसमें रूपक अलंकार। कह रहा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैया मैं तो चंद्र खिलौने ले हो, राम कृपा भव निशा सारणी या सभी। तो आंसर क्या बनेंगे हम लोग का? ये सभी। इसमें सभी में आपका रूपक अलंकार है। राइट आंसर डी बताइएगा। नाना रंगी जलद नभ में दिखते हैं अनूठे, योधा मानो विविध रंग के वस्त्र धारे हुए हैं। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है हमको बताना है। इसमें कौन सी अलंकार है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मानो मनहु जनो जनहु जैसे आ गया, सीधे हम लोग कहाँ पे जाएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार के पास जाएंगे, तो आंसर ए करेक्ट बनेगा। आगे देखिएगा, कह रहा है कि पत्थर कुछ और मुलायम हो गया। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें है विरोधाभास अलंकार। क्या है? विरोधाभास अलंकार। आंसर बी करेक्ट होगा। देखिए यगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? कितने होते हैं? तो 1 लघु और 2 गुरु होते हैं। आंसर ए करेक्ट बताइएगा। कह रहा है कि किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं? तो आंसर बता देंगे, मदक्रांता मदक्रांता में होते हैं। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, मदक्रांता में होता है। कनक किंकन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। उपयुक्त पंक्ति में किस काव्य गुण का समावेश हुआ है? किस काव्य गुण का समावेश हुआ है? तो आंसर बताएंगे, माधुर्य गुण का। आंसर बी करेक्ट बताएंगे। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा गया, विभत्स रस का स्थायी भाव बताना है आपको। क्या है विभत्स रस का स्थायी भाव? बताइए। वो बताएंगे जुगुप्सा या फिर घृणा। आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
देखिए पार्ट 2 मैथमेटिक्स क्वेश्चन से इसमें पूछा गया पाई किस प्रकार की संख्या है, कैसी है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको बताना है। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो देखिए जैसे विषम संख्याएं कहें तो सीधे एन स्क्वायर कितना का चाहिए 20 का, तो 20 का होल स्क्वायर 400, ऑप्शन सी होगा। 272 से लेकर 148 का महत्तम समापवर्तक हम लोग को बताना है क्या होगा, तो महत्तम समापवर्तक 272 यहाँ पे लिखेंगे 272 का महत्तम समापवर्तक पहले तो गुणनखंड निकालिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 17 है ना, इतना गुना करिएगा तो आपके 272 आएंगे। फिर 148 का वैसे ही निकालिएगा 148 का, तो ये आ जाएंगे 2 गुने 2 और गुने 37। अब देख रहे हैं इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो सीधे क्या करेंगे 2 और 2 गुना करेंगे तो 4, यानी ऑप्शन नंबर आप डी करेक्ट बताओगे महत्तम समापवर्तक। अब देखिए ए क्यू डजंट इक्वल बी पी हो तो समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी एवं पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल आर के हल होंगे। कैसे हल होंगे, तो आइए देख लेते हैं हम लोग कैसा हल होगा। यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे जो दिया हुआ हम लोग के पास, वो कह रहा है क्या कि ए क्यू जो है ना वो डजंट इक्वल बी पी, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं ए अपॉन पी ये है डजंट इक्वल बी अपॉन क्यू। तो आपको पता है कि ए वन अपॉन ए टू डजंट इक्वल बी वन अपॉन बी टू। यह समीकरण के जो युग्म होते हैं ये क्या होते हैं, अद्वितीय मान का एक हल होगा, है ना। तो सीधे हम लोग क्या बता देंगे आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा, राइट आंसर ए बताएंगे, एक हल होंगे। देखिए समीकरण दिया हुआ है, x का वैल्यू y की भी दिया हुआ है, तो हमें a का वैल्यू निकालना। देखिए यहीं पे कितना आसानी से निकालते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे रखो 1, तो 4 और 1 में गुना करेंगे तो 4 ही बन जाएगा, और y की वैल्यू 2 है, 2 और 3 में गुना करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, और a तो कितने हो जाएंगे 6 और 4 10, यानी ऑप्शन नंबर बी करके बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें यदि समीकरण y बराबर दिया हुआ 5 माइनस 6x, y बराबर दिया हुआ है 29, तो x की वैल्यू निकालना। देखिए दोस्तों यहाँ पे सीधे 29 रखिए, x की वैल्यू हमें चाहिए, तो ये 5 को इधर क्या कर लेंगे हम लोग घटा लेंगे, या फिर 6 को ही इधर भेज देते हैं हम लोग, और इधर कैसे भी करके हम लोग को माइनस में ही आंसर आने वाला, तो सीधे ये 5 को इधर घटाइए, यहाँ पे जीरो बराबर रखते हैं, तो घटाएंगे कितने हो जाएंगे 24 रहेंगे, और ये डिवाइडेड बाई 6 से काटेंगे तो 4 टाइम में कैसा आएगा, तो माइनस में 4 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हम लोग का। देखिए आगे कह रहा है क्या, ये जो है इसका माध्य 10 है, तो हमें x और y की वैल्यू बताना है कि क्या हो जाएगा, है ना, x और प्लस y की वैल्यू ऐसे करके निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पे माध्य निकालने का फॉर्मूला होता है सभी अंकों को जोड़, तो सभी संख्या कितने हमारे पहले देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 है टोटल, 6 से डिवाइड करने होंगे, यहाँ पे लिखते हैं 11 प्लस 7 प्लस x प्लस y प्लस 8 और प्लस 9, ये सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे अपॉन बाई 6 लिखेंगे, इक्वल हो जाएंगे 10, 10 और 6 में गुना करेंगे तो 60 लिख सकते हैं, तो चलिए इसको हम लोग सीधे 60 ही लिख देते हैं, इक्वल में 60 लिख दीजिए, क्या गुना करेंगे तो 60 ही आ जाता है। अब जोड़ लीजिए इसे कितना हो जाएगा, तो 8 9 17 हो जाएगा, और यहाँ पे 18, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 35, टोटल यहाँ पे 35 हो गया, और ये 60 है तो उधर जाके घटा दीजिए 35 को, ठीक है। तो इस 60 में से हम लोग 35 घटा देंगे, 60 यहाँ पे लिखते हैं, और माइनस 35, ये कितना हो जाएगा हमारा x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगा जो घटेगा, तो कितना आ जाएगा घटाइए, 60 में से 35 घटाइएगा तो 25, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 25, ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता देंगे, x प्लस वाई की वैल्यू 25। यदि द्विघात समीकरण लिखा गया हमारे पास, तो एक मूल दूसरे का 7 गुना हो तो हमें k का वैल्यू बताना है, एक जो मूल है ना दूसरे का कितना है 7 गुना है, तो चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं, 7 गुना है तब पहले तो समीकरण लिख लेंगे जो हमारे पास है, क्या है 8x स्क्वायर, 8x प्लस लिखेंगे हम लोग 2k, 8x प्लस 2k प्लस 1 इंटू यहाँ पे रहेंगे इक्वल में रखेंगे हम लोग 3x स्क्वायर, यही हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 3x स्क्वायर माइनस में 8x और माइनस में 2k और प्लस 1, इतना तो लिख सकते हैं, इक्वल 0 रहेगा। हम मान लेते हैं एक मूल हमारा अल्फा है, एक मूल को अल्फा हम मान लेते हैं, तो दूसरा मूल 7 गुना हो जाता है, तो 7 अल्फा कर सकते हैं दूसरा मूल, तो मूलों का योग क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है आपके पास, तो आप बी बता दोगे
क्योंकि मूलों का योग तो 7 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8a हो जाएगा। मूलों का योग 8a बराबर -b यही है ना। अब रखेंगे 8 और a की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल होगा क्या, तो a की वैल्यू कितना बता देंगे आप, 1/3 बता दीजिएगा। अल्फा की वैल्यू हमारे कितने आ गए, 1/3। तो दूसरा कह रहा है ना कि जब पहला हमारा अल्फा आ जाएगा तो दूसरा 7 गुना हो जाता है, तो दूसरा को 7 गुना कर देंगे। पहले तो हम लोग अभी गुणनफल निकालेंगे, योग निकालने से हम लोग का अल्फा की वैल्यू आ गया है, इतना आप नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग गुणनफल निकालते हैं। तो अल्फा इंटू 7a यही था ना हम लोग का, मल्टीपल करेंगे तो c/a होता है। अब देखिए अल्फा और 7a में मल्टीपल करेंगे तो 7a² हो जाएगा इक्वल c की वैल्यू है -2k और +1 अपॉन में a की वैल्यू 3, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे हम लोग तो कितने हो जाएंगे, a की वैल्यू आ चुकी है 1/3, 1/3 को करेंगे तो 1/9 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हम लोग के पास कितना 3, ये आज इधर आके गुना हो जाएगा इंटू 7 और इंटू 1/3 करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। a की वैल्यू 1/3 आया है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। इक्वल में माइनस में 2 के है और प्लस में 1 है। चलिए ये माइनस में है, देखिए अब इसे मल्टीप्लाई करके 30 से 3 काट देंगे 3 टाइम में, ये आ गया हमारे पास कितने 7/3, 7/3 आ गया। इक्वल में लिखेंगे माइनस में 2k और प्लस में 1, इसे क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 2k इक्वल में -1 और माइनस में 7/3, यानी हम लिख लेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -10/3। ये किसका वैल्यू आ गया, तो 2k का वैल्यू आ गया। मतलब 2 से काट सकते हैं 5 टाइम्स में, हमारे पास जो k का वैल्यू आया है माइनस में आया है वो कितना 5/3। देखिए 5/3 है, यस ऑप्शन नंबर आपका सी है, तो राइट आंसर सी बन जाएगा आपका -5/3। यदि 2x + 3y इक्वल 13 है, 4x - y इक्वल 5 है, तो x y की वैल्यू आपको बताना है क्या होगा। देखिए पहला एंड सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x + 3y, क्या है 2x + 3y इक्वल में हम लोग के पास 13, ओके। सेकंड जो है हम लोग के पास 4x और -y इक्वल में है 5। अब बताइए ये जो दो इक्वेशंस है इसमें कोई तो एक इक्वल करने होंगे हमें, या तो y को करिए या तो x को करिए, किसी को भी करना होगा। तो देखिए हमने इसमें मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, क्यों, क्योंकि y को हम इक्वल कर रहे हैं। चलिए तो इसमें गुणा करेंगे तो ये 12x हो जाएंगे, माइनस में ये 3y हो जाएगा और इक्वल में 15 हो जाएगा। और ये अब रखना है आपको 2x पहला वाला इक्वेशन, ये पहला वाला इक्वेशन रखना, 2x + 3y हो जाएगा और इक्वल में 13 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसमें से जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 14x हो जाएगा, इक्वल में ये कितने हो जाएंगे जोड़ेंगे तो 5 3 8 और ये 2 28, यानी काटेंगे तो ये 2 टाइम्स में कटेगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया, जब x की वैल्यू 2 आ गया तो कोई भी इक्वेशंस में y की वैल्यू रख लो, x की वैल्यू किस में दिया हुआ, तो x की वैल्यू 2 जो है पॉजिटिव आपका बस एक ही में दिया हुआ है और वो है ऑप्शन नंबर बस एक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा। बाद बाकी में कोई में भी x का वैल्यू 2 दिया हुआ है नहीं है, तो आंसर हम लोग का इसलिए ए बन जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है क्या, एक टीवी सेट जो है 20,000 नगद भुगतान या फिर 6,000 तुरंत भुगतान तथा 6 माह के बाद जो है 16,800 की किस्त पर बेचा जाता है, तो किस्त योजना के लिए ब्याज की दर क्या होगी, ये हमें बता देना है। तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, देखिए टीवी का मूल्य है 20,000, तुरंत भुगतान की राशि 6,000 और ऋण कितना हो गया 14,000, हो गया ना 14,000 ऋण। तो आप देखेंगे कि जब ऋण 14,000 आ गए तो मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रण होता है, तो ये 14,000 और प्लस 14,000, 14,000 प्लस 14,000 गुणे ये हो जाएगा हमारा R/100 और इंटू हो जाएगा 6/12, क्योंकि मंथ है ये कितने के बराबर हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 16,800 के बराबर, यही ना हो जा रहा है। बस यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, इस 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, इसे काटेंगे 2 टाइम्स में, इसे काटेंगे तो आपके हो जाएंगे और 0 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कितने आ गए, ये 14,000 इधर आके घटेगा तो कितना बच जाएगा 2800 और इधर बच गया आपके पास 7TR, है ना। तो ये 0 से 0 काट देंगे, 7 से काटेंगे 4 टाइम में, मतलब रेट की वैल्यू जो आ गया हमारा 40%, जो हमें रेट ही तो फाइंड करने थे, तो ऑप्शन नंबर आपका सी निकल गया। एक पंखा 1500 की तुरंत भुगतान पे 440 रुपए के प्रति माह 5 समान मासिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना के अंतर्गत 24% वार्षिक ब्याज लिया जाए तो पंखा का नगद मूल्य क्या होगा। हम मान लेते हैं पंखे का नगद मूल्य 100 रुपये है, देखिए जब 100 रुपये हम मान लिए उसका, तो अग्रिम जो भुगतान होगा वो कितना हुआ है, वो हुआ है 1500।
1500 हुआ। अग्रिम भुगतान के बाद जो राशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x माइनस 1500, ये हो जाएगी। अब कह रहा है 5 महीने के बाद जो भुगतान किया गया है वो कितना किया गया है, तो 1500 और प्लस कितना 440 और गुने 5, क्योंकि 5 महीने बाद किया गया तो इसको इंक्लूड कर लेंगे, कितने हो जाएंगे 3700। ये 5 महीने के बाद का है। अब ब्याज जो निकल के आ गया आपका, इंटरेस्ट जो आ गया वो कितना हो गया 3700 और माइनस में x, 3700 माइनस एक ब्याज आ गया। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100। तो बस यहाँ पे लिखेंगे 3700 और माइनस x, इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1500 इंटू हो जाएगा 100, इंटू हो जाएगा 100 नहीं 24 और इंटू 5 अपॉन हो जाएगा 100 इंटू 12। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितने हो जाएंगे हम लोग के पास, इसे काट सकते हैं 12 से 2 टाइम्स में, ये तो कटेगा आपका। 5 से आप काट सकते हो 5 से 20 टाइम में, ये काट सकते हैं 2 से 10 टाइम में, इतने कटेंगे। 10 से इधर गुणा कर देंगे तो हम लोग के पास कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 11x इक्वल हो जाएगा, टोटल कैलकुलेट करिएगा तो 38500 हो जाएंगे, है ना। ये इससे गुणा करिए और इधर से इधर, मतलब नीचे कुछ नहीं, मतलब उतना ही रह जाएंगे, फिर गुणा करके जोड़िएगा तो 11x आ जाएगा, ठीक है। अब 11x बराबर इतने आ गए तो x की वैल्यू 11 से काट दोगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 3500 रुपये, मतलब वो पंखे की जो मूल थी वो कितना आ गया हमारे पास 3500 रुपये। तो आंसर्स क्या बता देंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 3, तो हमें शीर्षों का निर्देशांक बता देना है कि क्या होगा। चलिए शीर्ष का निर्देशांक बताते हैं क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे कि तीनों शीर्षों का निर्देशांक है, यहाँ पे पहले तो एक त्रिभुज को बनाते हैं हम लोग। देखिए जस्ट यहाँ पे एक त्रिभुज हमने ड्रॉ करा, इसका नामकरण भी हमने किया ए बी एंड सी, ए बी एंड सी, जस्ट इसका मिड पॉइंट है, ये सभी जो बोल रहा है उसको फाइंड करने हमें। देखिए तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं क्या, ए बी सी जो दिया हुआ हमें, अब हमें जो पी आर एंड यहाँ पे क्यू, ओके, ये जो हम लोग का वैल्यू है इसी को हमारे पास दिया हुआ है, इनके मध्य बिंदुओं का निर्देशांक दिया हुआ है, हमें ये फाइंड करना है, ये शीर्ष वाले। तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे, जब ये हमें दिया हुआ है, ये सभी ये दिए हुए हैं हमें, है ना, इससे हमें ये निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे बताएंगे कि ये जो है इसका मिड पॉइंट है ए बी का, बी जो है मिड पॉइंट है ना, तो जब मिड पॉइंट होता है तो इसे कैसे फाइंड करते हैं, देखिए मध्य बिंदु के लिए जैसे हम ए बी का ही निकालते हैं। चलिए तो ए बी के लिए निकालने चलेंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या कि x1 क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 अपॉन होता है 2, है ना, और लिखते हैं y1 और प्लस y2 अपॉन होता है 2, ओके। इसका वैल्यू दिया हुआ है, यही पहला ही दिया हुआ 1 1 हम लेते हैं, ओके। यह इसके इक्वल में रखेंगे दोस्त, तो क्या बनेंगे हमारा x1, मतलब ये जो होगा इसके बराबर होगा, ये जो होगा इसके बराबर होगा, होगा ना। तो चलिए यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे x1 और x2 का वैल्यू हो जाएंगे हमारे, सीधे से हम बोलेंगे क्या कि 1 और ये 2 में मल्टीपल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, इक्वल आप बताओगे कि x1 और प्लस x2 होगा। सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन, तो 2 इक्वल हो जाएगा y1 और प्लस y2, ये हो जाएंगे हम लोग के पास। तो आप बता दो कि ये फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, इतना लिख सकते हैं हम लोग। सेम वही कंडीशंस करेंगे, ये जो ट्रायंगल था हम लोग का ए बी हो गया, अब बी सी के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो ये बी सी के लिए अब निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा देखेंगे, सेम वही कंडीशंस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसे इरेज करते हैं, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब जो है हम लोग लिखते हैं x2, क्योंकि अब x2 बच गया, x2 प्लस x3 अपॉन में 2 रहेगा, फिर y2 प्लस y3 अपॉन में 2 रहेगा। यहाँ पे किसके बराबर रखेंगे, तो ये 2 और 3 के बराबर जस्ट दिया हुआ हम लोग के पास, 2 एंड 3 के बराबर, ये 2 इसके बराबर है, 3 इसके बराबर है, तो रखिए क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 इक्वल हो जाएगा x2 प्लस x3, इतना हो जाएगा। ये क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 6 इक्वल हो जाएगा हमारे पास y2 प्लस y3, ये हो जाएगा हम लोग के पास थर्ड इक्वेशन, ये हो जाएगा हम लोग के पास फोर्थ इक्वेशन, इतना तो लिखेंगे। अब एक और बच गया है लास्ट AC वाला, इसे भी नोट कर लीजिए। चलिए AC वाला हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस x3
ये हो जाएगा अपॉन में 2 और y1 प्लस y3 अपॉन में हो जाएगा 2। ये किसके बराबर होगा? 4 और 1 के बराबर होगा। 4 इसके इक्वल और 1 इसके इक्वल। 4 2 में मल्टीपल करेंगे तो 8 इक्वल हो जाएगा x1 और प्लस x3 हो जाएगा। और जो होगा यहाँ पे हमारे पास इसे मल्टीपल करेंगे तो 2 इक्वल हो जाएगा y1 और प्लस y3। ये हो जाएगा हम लोग के पास 5 और ये हो जाएगा 6 नंबर इक्वेशन। करेंगे कि समीकरण 1, 3 और 5 को हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 को प्लस करते हैं किससे? 3 से, और इसमें से घटा लेंगे समीकरण 5 को, है ना। तो वहां से देखिए क्या निकलेगा। आपने नोट करा होगा तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे x1 जो हम लोग लिखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस हो जाएंगे हमारे पास x2 प्लस x3 माइनस में हो जाएगा x1 और माइनस में x3 होगा। ये हमने लिखा दोनों इक्वेशंस को। अब यहाँ पे जो हम लोग का इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा? तो लिखेंगे 2 और प्लस 4 माइनस 8 होगा। इतना दिया हुआ है। चलिए इसे सॉल्व करेंगे आगे तो आपके पास आ जाएगा 2x2 हो जाएगा इक्वल में माइनस में 2 हो जाएगा, क्योंकि बाद बाकी सभी तो कट जाएंगे, प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो ही जाएगा। तो x2 और x2 2x2 हो जाएगा माइनस में 2, यानी x2 की वैल्यू आप बता दोगे कि माइनस में 1, क्योंकि 2 से भी 2 कैंसिल हो जाएगा। अब कोई भी इक्वेशंस में x2 का वैल्यू रख के आप x1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में x2 का वैल्यू रखोगे तो x1 इक्वल हो जाएंगे आपके पास 2 और प्लस 1 दिया हुआ पहले से, यानी 3 हो जाएगा आपका। ओके, वैसा ही समीकरण 3 में रख लो x2 का वैल्यू। जब x2 का वैल्यू रखिएगा तो उसमें भी x3 का वैल्यू आ जाएगा। तो वैसे x1 का वैल्यू जब आपके पास आ गया 3, x2 का वैल्यू हम लोग के पास ऑलरेडी दिया था माइनस में कितना? 1 था। x2 का वैल्यू माइनस में 1 और x3 का वैल्यू निकालेंगे वैसे ही तो 5 आपके पास आ जाएगा। ओके, अब हम लोग को निकालना है क्या? x का वेरिएंट तो सब निकल चुका हम लोग के पास, 3 माइनस 1 और 5 निकल चुका है। 3 माइनस 1 और 5, तो देखेंगे 3 माइनस 1 और 5 किस में है दिया हुआ? 3 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 5, 3 माइनस 1 5 किस में है बताएंगे? x में देखना है, इस वाले वेरिएंट में। इसमें है नहीं, इसमें नहीं है, इसमें है क्या? 3 नहीं है, 3 इसमें है। और अच्छा देखेंगे तो 5 तो है, 5 भी है, 3 भी है, माइनस 1 है। यस, बस एक ही ऑप्शन मीट कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर आपका बी। ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो राइट आंसर सब कौन आपका बी बन जाएगा। ओके, आगे देखिए, फिर आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं और समीकरण में वैल्यू रखे x का। देखिए यदि बिंदु दिया हुआ हम लोग के पास सरेख है तब क्या निकालना है? 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b का वैल्यू बता देना है कि क्या होगा। तो देखिए जब बिंदु सरेख होता है ना तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं। तब आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद होंगे तो बहुत ही आसानी से आप बना पाइएगा। देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका x1 इंटू हो जाएगा y2 माइनस y3, ये प्लस में हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और ये हो जाएगा प्लस में x3, ये हो जाएगा y1 और माइनस y2, इक्वल में 0 हो जाएगा, क्योंकि जब संरेख होता है तो क्या होती है? 0 होता है वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि 1/2 और इसका वैल्यू दिया हुआ a इंटू बी माइनस 1 प्लस 0, इसका 1 माइनस 0 दिया हुआ है प्लस 1 0 माइनस बी दिया हुआ, इक्वल में रखेंगे हम लोग 0। अब देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीपल करोगे तो आपके पास 0 इक्वल क्या बचेंगे? 1/2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा ए बी माइनस ए और माइनस बी बचेगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग सीधे लिख सकते हैं क्या कि ए बी इक्वल हम लोग के पास बचा, ए बी इक्वल बचा ए प्लस बी बचा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे क्या? ए प्लस बी अपॉन ए बी लिख सकते हैं इक्वल में 1, है ना। तो हम लोग के पास जो दिया हुआ वो क्या है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, यही ना दिया है, इक्वल 1 बोल सकते हैं, इसको तो वैसे लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हम लोग का क्या आ गया? 1, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी बता देंगे। एक ठोस की कुल कितनी विमाएं होती है? एक ठोस की कुल कितनी विमा हो सकती है बताइएगा? तो आंसर बता देंगे कुल 3 होती है। एक ठोस की कुल विमाएं 3 होती है। आंसर यहाँ पे डी बन जाएंगे। क्या क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। देखिए ए बी सी समकोण त्रिभुज की भुजाएं जहां सी कर्ण है तो इस वृत्त की त्रिज्या r त्रिभुज की भुजा को स्पर्श करती है, तो r किसके द्वारा दिया जाता है? किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको बता दें एक समकोण त्रिभुज, ओके, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये हमारे पास एक अंदर में वृत्त हो गया,
यही ना आर की वैल्यू यहाँ से पूछा जा रहा है। तो देखिएगा यहाँ से जब ये तो समकोण है हम लोग के पास, तो ये सी है यहाँ पे टच, ये बी है और ये ए है आपका, इसका नाम बी, इसका नाम ए, इसका नाम सी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, आर बराबर लिखेंगे ए प्लस बी और माइनस सी ओपन हो जाएगा हम लोग का 2। आंसर देखेंगे कहाँ है, तो ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी ओपन 2 जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। देखिए आगे कह रहा है कि किसी चक्रीय समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक भुजा डैश समकोण के बराबर होता है। कितने समकोण के बराबर होता है, तो एक समकोण के बराबर होता है। आंसर ए बताएंगे। एक बेलनाकार बॉक्स में डैश घुमावदार सतह और डैश वृत्ताकार फलक होते हैं जो समान होते हैं। अब बताइएगा, एक घुमावदार सतह और दो वृत्ताकार फलक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे। मतलब ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। देखिए आगे कह रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र जो है 50 मीटर लंबा 42 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर एक आयताकार लॉन है जो एक समान चौड़ाई के बजरी पथ से घिरा हुआ है। यदि पथ की चौड़ाई 6 मीटर है तो पथ की क्षेत्रफल हमें बता देना है कि क्या हो जाएगा। तो देखिए मैदान का क्षेत्रफल आपको पता है 50 गुने सीधे 42 करिएगा, यहाँ पे 50 गुने 42, लेकिन चौड़ा भी है 6 मीटर, इतना भी याद रखेंगे। मतलब ऐसा है आपका पथ है, ऐसा बना हुआ है ना। ये पथ की चौड़ाई 6 मीटर है, ठीक है। ये वाला अभी दिया हुआ है आपके पास 50 और ये 42 दिया हुआ है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये छोटा वाला कितना हो जाएगा, तो ये बता देंगे और 30, और ये हो जाएगा आपके पास 30 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, सीधे घटाना होता है हम लोग का। 50 और गुना 42 एल इंटू बी है ना, तो ये कितने आ जाएंगे पास 2100 आ जाएगा। अब सेम वही 50 में से आप 12 घटा दोगे और 42 में से 12, तो 38 और गुने 30 आ जाएंगे। अभी जस्ट 38 और 30 दिखाए हम, तो 38 और 30 में गुणा करेंगे तो 11 है, कितने आ जाएंगे पास 11 11 4 आ जाएंगे आपके टोटल। बस 2100 में से इतना घटा लीजिए, कितने हो जाएंगे आपके पास 960। ये हमारे पास क्या आ गए हैं, क्षेत्रफल आ गए। तो देखिए है क्या 960, यस ऑप्शन नंबर डी है आपका 960 वर्ग मीटर, राइट आंसर बी। यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। यदि दोगुना कर दिया जाता है तो वह 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता दीजिएगा। देखिए n संख्याओं का माध्य दिया हुआ है x, प्रत्येक संख्या में x बढ़ा दिया जाए तो नया माध्य क्या हो जाएगा। देखिए माध्य तो हम लोग का होता है टोटल जो ऑब्जर्वेशंस दिया होता है, और ऑब्जर्वेशंस की जो नंबर होती है उसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग के पास बोल रहा है कि k का वैल्यू वो बढ़ते हुए क्रम को बताना है। तो सपोज करिए हमने x1 लिया प्लस k लिया, x1 और प्लस हमने बोला कि x2 लिया, ओके, प्लस x3, ऐसे करके हमने xn तक लिया। अपॉन में क्या हो जाएगा n, टोटल जो टर्म होती है वो किसके बराबर है, तो आप बताएंगे x की पावर रखने के बराबर है। सेम यहाँ पे जब नया माध्य आएगा तो हम लिखेंगे x1 प्लस में k प्लस में x2 प्लस में k, ऐसे करते हम लोग लिखेंगे xn और प्लस में k तक लिखेंगे। इसकी जो वैल्यू होगी यह भी n होगी, जो नया माध्य है हमारे पास। तो आपने देखा क्या निकला, यहाँ से जो हम लोग के पास वैल्यू निकला वो निकला x की पावर n और प्लस में k निकला एक, यही ना निकला है। तो आंसर हम लोग का क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी निकला। किसी वितरण का बहुलक और माध्यक का अंतर 24 है तो माध्यक तथा माध्य का अंतर आपको बता देना है क्या होगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर, आपको याद होना चाहिए कि मोड बराबर होता है दोस्तों 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है, होता है ना। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। तो बस यहाँ पे हम लोग उस फॉर्मूला का यूज करके बना देंगे, क्या है 3 और गुने जो हमारे पास माध्यिका है, जो हमारे पास माध्यिका है मीडियन है, माइनस में होगा बहुलक, इक्वल में रखेंगे 2 इंटू मीन, ओके। अब देखिए ये जो हमारे पास दिए हुए हैं 2 गुने मीडियन और प्लस हो जाएगा यहाँ पे मीडियन और माइनस हो जाएगा यहाँ पे मोड मतलब बहुलक, इक्वल में 2 गुने माध्य है हमारे पास दिया हुआ। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 गुने मीडियन, 2 गुने मीडियन और प्लस हो जाएगा 24 इक्वल में 2 गुने माध्य। अब रखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या कि माध्य का मतलब मीडियन और माइनस मीन इक्वल हो जाएगा 24 से हम डिवाइड करेंगे 2 को तो कितने हो जाएंगे 12, यानी आंसर हम लोग का जो आएगा वो 12 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे, राइट आंसर ए बन जाएगा आपका। यदि किसी वितरण का माध्य x रेकरिंग है
तो प्रत्येक में m से भाग देने पर n बढ़ाने पर नया माध्य क्या होगा। तो देखिए जब m से भाग देने पे अभी जस्ट हमने देखा है क्या, जब k बढ़ रहा है तो k प्लस में हो जा रहा है, तो m से भाग दे दो और प्लस n बढ़ रहा है, मतलब यही होना चाहिए। है क्या कोई ऑप्शन? तो यस, ऑप्शन नंबर है ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए आगे दिया हो कि √3 tan थीटा इक्वल में है 3 sin थीटा, तो साइन स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू बताना है, क्या होगा। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्या हम लोग के पास √3 tan √3 tan थीटा यह किसके बराबर है, 3 sin थीटा के बराबर। तो आप बताएंगे कि √3 अपॉन में 3 लिख सकते हैं, क्या हो जाएंगे, साइन अपॉन tan लिख सकते हैं हम लोग, साइन अपॉन tan। देखिए और tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस लिखते हैं ना, तो यहाँ पे tan को हटा दीजिए, इसको हम लोग सीधे साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल। अब देखिए √3 तो 3 रहेगा, क्या हम लोग 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, तो आप एक तो एक काट दोगे, मतलब बचा 1/√3, ये किसके बराबर है, कॉस के बराबर। ये बताइए कॉस में किसका वैल्यू होता है 1/√3, तो आप जो है कि कॉस का यहाँ पे वैल्यू किसके बराबर बता देंगे, तो ये हो जाता है आपका 1/√3 इक्वल कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग थीटा की वैल्यू पहले बता देंगे कि हम लोग के पास कॉस की वैल्यू आ चुकी है 1/√3। अब देखिए जब कॉस की वैल्यू आ चुकी है 1/√3, तो यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर माइनस में 1/√3 का होल स्क्वायर करेंगे हम लोग, 1/√3 का। लेकिन उससे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि 1/√3 न लिखे, जो हमारे पास दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ये रखिए। अब देखिए क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और माइनस में हम लोग के पास कॉस स्क्वायर है ही। इसे कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में 1 और ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर होगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 2 इंटू कॉस की वैल्यू क्या है 1/√3 आया है, इसका होल स्क्वायर करोगे, होल स्क्वायर तो लिखेंगे 1 माइनस 2 इंटू 1/3 हो जाएगा, होगा। तो ये हमारे पास कितना 1 माइनस 2/3, एलसीएम ले लेंगे तो 3 3 में से 2 घटाएगा 1/3, मतलब हमारा आंसर जो आएगा 1/3 आएगा। तो राइट आंसर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन है, यदि cos 9 थीटा इक्वल साइन थीटा दिया हुआ है, तो 9 थीटा जो है लेस देन है 90 डिग्री, तो tan 5 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है। तो चलिए हम लोग 5 थीटा का वैल्यू बता देते हैं क्या होगा tan 5 का। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन है cos 9 थीटा इक्वल हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, होगा ना। जहाँ पे आपको देखे है ना कि 9 थीटा जो है लेस देन है 90 डिग्री के, तो हम लोग लिखेंगे क्या कि साइन यहाँ पे 90 और माइनस 9 थीटा इक्वल में साइन थीटा तो दिया हुआ है, इतना तो रहेगा। अब बताइए 90 में से हम लोग यहाँ पे साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 90 माइनस 9 थीटा इक्वल में है थीटा, ये 9 थीटा उधर जाके ऐड होगा, मतलब 90 इक्वल आप बताए हुए 10 थीटा, तो यहाँ 10 से काटोगे इसको तो मतलब थीटा की वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, थीटा की वैल्यू हमारे पास 9 डिग्री आ गया। तो tan 5 थीटा बोला गया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 5 इंटू 9, यानी कि tan कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। tan 45 की कितनी वैल्यू होती है, तो 1 होता है। आंसर हम लोग का क्या बन जाएगा, राइट आंसर सी बन जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि tan 6 tan स्क्वायर माइनस 6 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या कि 6, हम साइन को लिख लेते हैं दोस्तों, tan को क्या लिखेंगे साइन अपॉन कॉस की वैल्यू में लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस की वैल्यू में, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लो, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, माइनस में 6 अपॉन ये कॉस का होल स्क्वायर है ना। यहाँ पे एलसीएम हम लोग ले लेंगे, क्या हो जाएगा कॉस का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 साइन स्क्वायर माइनस ये 6 रहेगा। अब देखिए 6 हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा, आप 6 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर और माइनस में 1 अपॉन में रहेगा कॉस स्क्वायर। ये देखिए साइन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब आंसर जो आएगा हम लोग का वो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे। और ये माइनस में है दोस्तों, हम लोगों ने माइनस देखा ही नहीं, देखिए तो ये आंसर जो आएगा हम लोग के पास माइनस में आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा माइनस में, बिकॉज साइन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल क्या होता है माइनस में कॉस स्क्वायर आएगा ना, माइनस में आएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे कॉस और कॉस काट देंगे तो माइनस में 6 आएगा। ऑप्शन बी नहीं दोस्तों, ऑप्शन सबका सी करेक्ट होगा। देखिए पार्ट 3 में साइंस का क्वेश्चन आता है, देखते हैं निम्नलिखित में कौन खरपतवार नाशक मतलब
शाकनाशी नहीं है। कौन सा नहीं है इसमें? तो आप आंसर बताएंगे 2D 4D ये सब तो है, DCMU भी है, अर्जेंट ऑरेंज भी है, लेकिन VAM नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बन जाएगा यहाँ पे। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का योग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताएंगे। आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या, मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण संबंधी कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसमें? तो देखते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर आधारित थी। आगे देखते हैं, आवर्त सारणी में 8 वर्ग और 7 वर्ग है, बिल्कुल गलत है यहाँ पे। आगे ए और बी दोनों नहीं। मेंडलीव आवर्त सारणी अक्रिय गैसों की खोज होने पर उन्हें समायोजित किया जा सकता है। हाँ, समायोजित किया जा सकता था। तो आंसर बता देंगे, बिल्कुल यहाँ पे डी करेक्ट है। राइट आंसर डी बताइएगा। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित था, है ना, परमाणु संख्या नहीं, परमाणु भार पर आधारित था। और इसमें जो है उस समय तक जो है मात्र 63 ही तत्व ज्ञात थे। बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षा कैसी होती है? कैसी होती है बता देंगे, तो यह वृत्ताकार होती है। आंसर ये बता देंगे, वृत्ताकार। ऑटोनॉमी और पुनर्जन्म अच्छी तरह से चिन्हित है। किसने चिन्हित किया है अच्छी तरह से? तो आंसर बता देंगे, ये की है इचिनोडर्मेटा। इचिनोडर्मेटा में जो है ऑटोनॉमी और पुनर्जन्म अच्छी तरह से चिन्हित है। इप्थीरिया आमतौर पर किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया जो है दोस्तों, आमतौर पर किस आयु वर्ग को प्रभावित करता है? तो आंसर बताएंगे, डिप्थीरिया जो है 5 वर्ष से नीचे को प्रभावित करता है बच्चे को। आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होंगे। 5 वर्ष से कम के बच्चे को और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्ध को करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में अधिकांश जैविक अवशिष्ट को कौन परिवेश में लौटाता है? कौन लौटाता है? तो आंसर बताएंगे, अपघटक। आंसर ये बताएंगे, अपघटक। देखिए, पोषण जिसमें जीव के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हेलोजोइक। क्या कहते हैं उसे? हेलोजोइक। आंसर डी करेक्ट बनेंगे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्भव के अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो आंसर बता देंगे, खुदाई, समय डेटिंग, डीएनए का अनुक्रम का निर्धारण, इनमें सभी। आंसर डी करेक्ट बताएंगे। इनमें कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विराम अवस्था को प्रदर्शित करता है? बताएंगे, विराम अवस्था को कौन बता रहा है? तो आप आंसर बता देंगे, विराम अवस्था को ऑप्शन नंबर डी करके बता रहा है आपका। और देखिए, ये क्या बता रहा है, यदि यहाँ से स्टार्ट होता है ना, यहाँ से ये, तो ये क्या बताता है? ये वस्तु एक समान वेग से गति करता है, ये बताता है आपको। आगे देखेंगे, कह रहा है कि कोई द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक दूसरे से इकाई दूरी पे अवस्थित है, तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। मतलब F इक्वल आप बता दोगे कैपिटल G m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर, है ना। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि एक वस्तु पानी में तैरता है पर नारियल तेल में डूब जाता है, वस्तु का घनत्व कैसा होगा? उस वस्तु का घनत्व होगा कि पानी का घनत्व से कम होगा और तेल के घनत्व से ज्यादा होगा। ये दोनों सही है आपका बात। आंसर सी होगा। 27 डिग्री पर किसी गैस में ध्वनि का वेग जो है 30 मीटर प्रति सेकेंड है, तो 127 डिग्री पर उसी गैस की ध्वनि का वेग कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? तो आंसर बता देंगे, यह 20√3 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा यहाँ पे, है ना। देखिए, पहला जो है T इक्वल केल्विन यहाँ पे ताप होगा। देखेंगे कि V1 जो हमारे पास V1 है अपॉन V2, ये हम लोग लिखेंगे क्या, T1 अपॉन T2, रूट अंडर में रहेगा हम लोग का। T1 कितना है 27 डिग्री और प्लस में 273, तो ये केल्विन में आ जाएगा, 373 हमारा आ जाएगा। तो आप सीधे V1 30 है और V2 तो हमें पता ही नहीं है, इक्वल में ये 300 और अपन में दूसरा है 400 केल्विन हो जाएगा, क्योंकि 127 डिग्री प्लस 273 करेंगे तो 400 केल्विन में आ गया। तो वही हम लोग यहाँ पे V2 फाइंड करे हैं, तो हमारे ये रूट अंडर में है, आप निकालोगे तो ये आ जाएंगे 30 और गुने 2 और गुने √3, ब्रेक करिएगा तो, और ये हो जाएगा √3 और गुने √3, है ना। तो इसलिए आंसर हम लोग का जो आ गया है 20√3। आगे क्वेश्चन है कि किसने कहा है संसाधन हुआ नहीं करते बना करते हैं? किसने कहा है बताएंगे? तो यह कहे हैं हमबोल्ट। कौन बोले हैं? हमबोल्ट। आंसर
सी करके बताइएगा। पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी दवा जरूरी है? पेड़ पौधे के विकास के लिए कौन सी हवा जरूरी है? तो आंसर बता देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर ए बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुआ था। आंसर ए करके बताइएगा 1973 में। कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है? कल्पक्कम किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा। तो कल्पक्कम आप बता देंगे यह ज्वारीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है। तो आंसर बता देंगे यह जो है नाभिकीय ऊर्जा है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा बताइएगा। तो आर इक्वल क्या होता है वी ओपन आई, तो सीधे रखेंगे 220 और बटे कितने हैं आई आपका 2 है, 2 से काटिए मतलब 110। ऑप्शन नंबर 110 ओम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? कैसी धारा प्राप्त होती है? प्रत्यवर्ती और दृष्ट दोनों होती है। आंसर सी करेक्ट बताएंगे, एसी डीसी दोनों। कौन से रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग करते हैं? कौन सा बताइए उपयोग करते हैं? तो आप बताएंगे लाल रंग। आंसर सी बताएंगे। पार्ट 4 सोशल स्टडी। देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ पे हुई? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सबसे पहले अमेरिका। आंसर सी बताएंगे। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में गुंडाधुर का, किसका? गुंडाधुर का था। आंसर डी करेक्ट बताएंगे 1910 में हुआ था यह आदिवासी लड़ाई है यह। निम्नलिखित में कौन सा एक फसल का मौसम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक फसल का मौसम नहीं है? रबी, खरीफ, जायद या फिर सर्दी? तो आंसर बता देंगे ऑप्शन नंबर ए है सर्दी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना कब पारित किया गया था? यह पारित हुआ था 1919 में। आंसर सी बताइए कब हुआ था? 1919 में। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन में जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ था। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव था जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय था। किताब दाऊदी नामक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? अब्दुल्लाह। कौन है? अब्दुल्लाह। आंसर सी बताएंगे किताबुल हिंद अल बरूनी के द्वारा, तबकात नासरी मिनहाज सिराज के द्वारा, फुतुहत ए सलातीन यह इसामी के द्वारा लिखा गया है। किताब उल यामनी उतबी के द्वारा लिखा गया है। मेगास्थनीज आपको पता है इंडिकस किसके द्वारा लिखा गया है? पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करती है? पाक जलडमरू मध्य। तो आंसर बता देंगे यह श्रीलंका। आंसर बी करेक्ट बताएंगे श्रीलंका से पाक जलडमरू मध्य। देखिए आगे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बताना। 8,848 8,848 ऑप्शन नंबर ए। कभी कभी 50 भी हो जाता है, 48-50 ये होते रहता है। तो आंसर ए करेक्ट याद रखेंगे। भारत का लगभग डैश मैदानी क्षेत्र जो कृषि और उद्योग के लिए सुविधाएं प्रदान करती है, कितना बताएंगे? तो आंसर बताएंगे 0.43%। आगे है कि ताजा पानी मुख्य रूप से जो है सतही अपवाह और भूजल से प्राप्त होती है जिसे डैश के माध्यम से लगातार नवीनीकृत और रिचार्ज किया जा रहा है। इसके माध्यम से तो आप बताएंगे हाइड्रोलॉजिकल चक्र से। आंसर सी करके बताएगा। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया गया है कितने वर्गों में? आंसर बताएंगे 4 वर्गों में। कितने में? 4 वर्गों में। आच्छादित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और ग्रामीण वन। कह रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा है बताएंगे? तो आप बताएंगे कोयला। आंसर सी बताएंगे कोयला। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। कोलकाता हावड़ा, कोलकाता हावड़ा। आंसर डी बताएंगे कोलकाता हावड़ा। बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1982 में। आंसर सी करके बताएंगे 1982 में हुआ था। बिहार राज्य जल विद्युत निगम 1982 में हुआ था। बिहार राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना 1958 में हुआ था। कह रहा है कि किस देश में ओलंपिक खेल का विरुद्ध नस्ल पर आधारित था? तो आंसर बता देंगे मैक्सिको। राइट आंसर भी बताएंगे मैक्सिको में ओलंपिक खेला गया था 1968 में। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा के बाद होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग उपचुनाव। ऑप्शंस भी बताएंगे उपचुनाव। भारत के राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष भी थे वह कौन थे बताइएगा? तो वह थे नीलम संजीवा रेड्डी।
आंसर डी करेक्ट बताएंगे, नीलम संजीवा रेड्डी। इनमें कौन सा मौलिक अधिकारों का उपयोग का उदाहरण नहीं है? तो आइए देख लेते हैं कौन सा नहीं है। बिहार के मजदूरों को पंजाब के खेतों में काम करने जाना है, बिल्कुल जा सकते हैं। ईसाई मशीनरी के द्वारा मशीनरी स्कूलों का श्रृंखला चलाना, बिल्कुल चला सकते हैं। सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलेगा, बिल्कुल सही है। बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना, बिल्कुल नहीं, ये यहाँ पे एकदम से गलत है, ये आंसर से यहाँ पे डी हो जाएंगे, है ना। भारत के केंद्र में भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? कब बना था? तो आंसर बताएंगे 1977 में, राइट आंसर बी बताएंगे, 1977 में बना था। भारत में केंद्र में पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार जनता दल के नेतृत्व में बनी थी। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? लोगों के बीच टकराव का अभाव, बिल्कुल गलत। आर्थिक समानता का अभाव, नहीं। निर्णय लेने में देर परंतु सही निर्णय लेने की संभावना, बिल्कुल सही, आंसर सी करेक्ट है। इंग्लैंड में विधि का शासन किसकी देन है? इंग्लैंड में विधि का शासन किसका देन है? तो यह देन है डाइसी का। किसका है? डाइसी का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताएंगे। 1885 में दिए थे यह सिद्धांत। पार्ट 5 जनरल इंग्लिश देखेंगे। आइडेंटिफाई टेंस यूज ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, हमें आइडेंटिफाई करना है इस टेंस को। वी आर गोइंग टू रीच द डेस्टिनेशन एज शेड्यूल, हमें बताना है कि इसमें कौन सा टेंस का प्रयोग किया गया है। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस प्रयोग किया गया, आंसर ए करेक्ट बताएंगे। आगे है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या है? मीरा डैश फॉर द चैरिटेबल कॉज, तो यहाँ पे क्या बताएंगे? आंसर्स बनेगा ऑप्शन नंबर ए को, कैम टू कंट्रीब्यूट। मीरा कैम टू कंट्रीब्यूट फॉर द चैरिटेबल कॉज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। क्या है? ही सेड मी डू यू लाइक द बुक, तो आंसर्स क्या बता देंगे? आंसर्स बताएंगे इसका ऑप्शन नंबर, ही सेड ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक द बुक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बताइएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट, यहाँ भी नरेशन बनाने हैं। क्या है? मोहन सेड आई फील एक्साइटेड टुडे, तो आंसर्स क्या बताएंगे इसका? आंसर्स बताएंगे कि मोहन से दैट ही फेल्ट एक्साइटेड दैट डे, टुडे का दैट डे हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता देंगे। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, हमें देखना है सेंटेंस में। ओपनिंग द ड्रॉवर ही लुक आउट अ पेन, इसमें बताइएगा कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब्स है? तो नॉन फाइनाइट इसमें है ओपनिंग, आंसर ये बताएंगे ओपनिंग है। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। क्या है? आई वॉन्ट टू शो यू हाउ टू ऑपरेट द मशीन, बताइए क्या हो जाएंगे इसमें? तो नॉन फाइनाइट शो और ऑपरेट यहाँ पे आपका नॉन फाइनाइट होगा, आंसर डी बताएंगे। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस, ओके, अल्टरनेट ऑफ 4 ऑप्शंस, गिव द बेस्ट पैसिव वॉइस, ये देख लेते हैं क्या है। दे वी आर प्लेइंग फुटबॉल लास्ट नाइट, तो इसका क्या बनाएंगे फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय देम लास्ट नाइट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बताइएगा। द ये सिंबल जो है बताना आपको क्या है, स्क्वायर है, ब्रास है, वंस है या पैरेंथेसिस है, तो क्या बताएंगे? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट बताइएगा, है ना। ये हम लोग का क्या है? ब्रैकेट है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, पैरेंथेसिस हम लोग बोलेंगे इसे। विच ऑफ दिस यूज्ड बिटवीन ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट सेंटेंस, कौन है बताइए? क्लोन है, कौन है? क्लोन, आंसर्स ए बता देंगे। क्लोन आपको पता होगा कैसे यूज किया जाता है दोस्तों, क्लोन है ये। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है? अभिमन्यु इज द सन डैश अर्जुन, बताइए क्या होगा यहाँ पे? तो आप आंसर बताएंगे ऑफ अर्जुन, आंसर सी बताइएगा। आगे क्वेश्चन करा फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल डैश द वर्ल्ड, बताइए ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बता देंगे। देखिए चूज द करेक्ट सुजेसिव डिवाइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई ड्रॉप द लाइब्रेरी इंस्टेड डैश आई वॉज टू लेजी टू वॉक, बताएंगे क्या आंसर होगा इसका?
तो आंसर बता देंगे बिकॉज। ऑप्शन नंबर क्या होंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। देखिए सेंटेंस हम लोग का क्या है, सेंटेंस क्या है, सी स्टूड ऑन टिप टोए, सी रीच्ड फॉर द मैंगोज ऑन द ट्री। तो आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर्स बनेगा हम लोग का एंड स्टैंडिंग ऑन टिप टोए सी रीच्ड फॉर द मैंगोज ऑन द ट्री। आंसर्स डी करेक्ट बताइएगा। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का मतलब क्या होगा, एन ओपन बुक कहने का मतलब है खुली किताब। तो आंसर्स क्या बताएंगे, विदाउट एनी सीक्रेट, ऑप्शन सी बताएंगे। हमें फिर से देखना है आइटम्स या फ्रेजेस क्या है, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर कहने का क्या तात्पर्य है, अंतिम क्षण, एट द लास्ट मोमेंट। आंसर्स हम लोग का एक करेक्ट बनेगा, एट द लास्ट मोमेंट। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। आस्क फॉर समथिंग, आस्क फॉर समथिंग कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का मतलब है किसी चीज की मांग करना। तो आंसर्स क्या बनेगा, टू डिमांड समथिंग, टू डिमांड समथिंग। आंसर्स डी। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है, वी विल विन इफ वी डैश वेल इनफ। तो आंसर बताएंगे पे प्ले प्ले वेल इनफ। आंसर हम लोग का सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। क्या है, इफ आई हैड नोन यू वेयर कमिंग आई डैश अ केक। आंसर्स क्या बता देंगे, आंसर्स बताएंगे वुड हैव बेक्ड अ केक। आंसर्स डी करेक्ट होंगे। फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, वन ऑफ दिस मेन डैश द कल्प्रिट। आंसर बताएंगे इज द कल्प्रिट, ऑप्शंस ए बताएंगे। फिल अप द ब्लैंक करेक्ट ऑप्शंस, सम मिल्क डैश नीडेड, सम मिल्क इज नीडेड। आंसर सी करेक्ट बताएंगे। देखिए आगे जो आता है पार्ट नंबर 6, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देखिए इसमें क्या दिया गया है, नीचे दिए गए विषम हमें तत्व बताना है, सबसे अलग कौन है, बताइए कौन है इसमें सबसे अलग। सबसे अलग आप बता देंगे ये वृत्त वाला है ना, सभी से अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाद बाकी ये सभी अलग एक ही में आते हैं। देखिए हमें नीचे दिए गए प्रश्न चिन्हवाचक के स्थान पे क्या आने वाले, 15 के बाद 19, 27, 36, 63, तो आगे क्या आने वाली। तो आप देखेंगे यहाँ से 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 8 का डिफरेंस। 4 कहने का मतलब कि 2 का होल स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का होल स्क्वायर यहाँ पे 9 का, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 3 का क्यूब मतलब 27 का, फिर यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर कर दो मतलब 16, 16 जोड़ोगे होता है 79। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कान नाक शरीर के बीच में संबंध कौन होगा, तो आप बता दोगे कि ये शरीर के अंदर ही तो कान और नाक आते हैं ना, मतलब दोनों अलग अलग रहेंगे, वो कान और नाक। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। देखिए वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाएं से 10वें अक्षर के दाईं और 8वां अक्षर कौन होगा। तो देखिए पहले तो आप अपोजिट में लिख लो, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू ऐसे लिख लो, ठीक है ना। तो जो हमारा 10वां अक्षर आता है ना वो आता है क्यू। अब इसके दाईं और 8वां कह रहा है तो 8वां जाने पे ना आई आता है, ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। अब देखिए ये आयत का मतलब 12 है, त्रिभुज का मतलब 15 है, वर्ग का मतलब 6 है, फिर आयत का मतलब 4, वृत्त का मतलब क्या दिया हुआ 3। तो हमें यहाँ पे जो दिया गया है इसके वैल्यू बता देना है क्या हो जाएगा। त्रिभुज का मतलब क्या है, तो त्रिभुज का मतलब यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 15 प्लस 12 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3 इक्वल कितने हो जाएंगे, तो ये दोनों को जोड़ते हैं हम लोग 7 और ये 27 डिवाइडेड बाई 3 तो 9 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करके बता देंगे। इसमें दिए गए कितने त्रिभुज हैं ये आपको काउंट करने हैं, तो कितने टोटल निकले आपको काउंट करने से, टोटल 12 त्रिभुज निकलेंगे। ऐसे आप काउंट कर लेंगे कितने हैं, पहला 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, एक 4, एक 5, एक 6, है ना। फिर यहाँ पे आप गिनेंगे 7, फिर ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 9, फिर इधर से हम लोग काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ऐसे करके आपको टोटल काउंट करने हैं। इसमें आ जाएंगे आपके पास कितने, ऑप्शन से करेक्ट होंगे 12 आ जाएंगे टोटल। आगे क्वेश्चन है क्या हम लोग का कि इसमें क्या आने वाला है, इस वृत्त में यहाँ पे क्या फुलफिल होगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पे 4 से 9 आपने देखा कि इसमें यदि हम लोग 2 से मल्टीपल करके एक जोड़ते हैं, 4 दूना 8 1 9, सेम यहाँ पे 9 से हम लोग 2 गुना करते हैं, 9 दूना 18 प्लस 1 18 और 2 20, यहाँ पे 2 बढ़ा, फिर आगे भी वैसा ही 20 दूना 40 और 3, फिर यहाँ पे भी इसमें 2 गुना करके इसमें 4 ऐड किए हैं, फिर इसमें हमें 2 से गुना करें तो 90 दूना 180, 180 और 5 85, ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा 185।
बताइए इस श्रृंखला में क्या आगे आने वाला है? 36, 34, 30, 28, 24 तो आगे क्या आएगी? तो देखिए यहाँ से 2 घटा, यहाँ से 4 घटा, फिर यहाँ से 2 घटा, फिर 4, तो फिर 2 घटा 2 22, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता दीजिएगा। एक कतार में अमृता आगे से 10वें जबकि मुकुल पीछे से 25वें और ममता दोनों के ठीक बीच में है, तो कतार में 50 व्यक्ति हैं, तो ममता आगे से कैमे स्थान पे है। तो देखिए सीधे से अमृता का आगे का स्थान कितना है 10, मुकुल के पीछे का स्थान कितना है 25, ठीक है। अब देखिए इस दोनों को घटाइए, किस में से घटाना है? तो हमको इस 50 से, टोटल व्यक्ति 50 है तो घटाएंगे कितने आ जाएंगे? तो ये 35 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, टोटल आ गया हमारे पास 15। ये क्या आ गया? अमृता और मुकुल के मध्य में व्यक्ति 15 आ गए। तो ममता के आगे से स्थान 10वां है, आगे से स्थान कितना है 10वां है, और प्लस इसमें कर देंगे हम लोग 15, और प्लस फिर इसी व्यक्ति को जोड़ा जा रहा है तो 2 से 16 का मतलब 8, सीधे यहाँ पे लिख दीजिए 8। तो 8 और 10 कितने हो जाएंगे? 18वां हो जाएगा उसका स्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। आगे क्वेश्चन है क्या कि प्रश्न हमारे दिए गए हैं, प्रश्न के निर्देश दिए गए हैं कि इस संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए मापदंड है। क्या है? उम्मीदवार को कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर MCA होना चाहिए, प्रथम श्रेणी में न्यूनतम 65% अंक होना चाहिए। दूसरा क्या है? चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए जाए, साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए जाए, 1/10/2005 को 21 साल से कम और 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। एक उम्मीदवार के मामले में जो अन्य सभी मापदंडों का पूरा करता है वो क्या है? ऑप्शन से देखेंगे ऊपर एक, लेकिन 70% अंक के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, मामला महाप्रबंधक भर्ती को भेजा जा सकता है। दूसरा कंडीशन है ऊपर दो, लेकिन सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम करने का कम से कम 2 साल का अनुभव होने पर मामला अध्यक्ष भर्ती समिति को भेजा सकता है। निम्नलिखित प्रश्न के उम्मीदवार की जानकारी दिया गया है, आपको उपरोक्त मापदंडों पर शर्तों के संदर्भ में उसका विश्लेषण करना है और फिर कार्रवाई का उचित तरीका तय करना होगा। आपको दी गई जानकारी के अलावा कुछ ग्रहण नहीं करना है। मामला 1/10/2005 को दिया गया है। देखिए प्रश्न है, रोहित वर्मा 75% अंक के साथ मैकेनिकल इंजीनियर है, उनका जन्म 8 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 66% अंक और साक्षात्कार के लिए 52% अंक प्राप्त किए। तो ये कहाँ पे भेजा जाएगा बताइएगा? तो यह भेजा जाएगा, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बताइएगा। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।